सलमान भाई किस किस के दुश्मन बने हुए हैं? देखो तुम लोगों को ऑलरेडी सब चीज़ों को पता होगा एंड दैट इंट्रो वाज कूल। मुझे लगा कि ऐसे बोलने से तुम लोग थोड़ा सा इंप्रेस हो जाओगे, सो दैट्स वैसे करने की कोशिश करी। बाकी अपार्ट फ्रॉम इट, सलमान भाई किस किस के दुश्मन बने हुए हैं सबकी बात करने वाले। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो तुम लोग को बड़ी बड़ी लड़ाई के बारे में ऑलरेडी पता होगा, तो उनको थोड़ा थोड़ा ब्रॉडर टर्म में समझ लेते हैं कि भाई वो लड़ाइयाँ कैसे थी, एंड उसके बाद थोड़ा सा डीप डाउन जाते हैं कि भाई छोटे छोटे लोगों को कैसे टारगेट करा गया। फर्स्ट ऑल बात लेकर चलते भाई विवेक ओबराय की, कि भाई विवेक ओबराय का करियर कैसे बर्बाद करने की कोशिश करी गई, कितनी ज़्यादा चीज़ें बैकएंड में करी गई जिससे उनका करियर ना बने, एंड एट द एंड आके उन्होंने किस रास्ते को चुना तुम लोगों को पता है भाई, वो कैसे जाके सक्सेसफुल हुए। एज अ स्टार्टिंग फेज के बाद लेकर चले तो भाई ऐसी लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई थी जब ऐश्वर्या राय डेट कर रही थी विवेक ओबराय को, एंड सलमान खान तुम लोगों को पता है भाई एक टाइम से ऐश्वर्या राय के बहुत ज़्यादा फैन रह चुके हैं, एंड उस टाइम विवेक ओबराय के साथ उनका रहना सही नहीं लगा, एंड विवेक ओबराय को इसके लिए धमकियां भी मिलने लगी, अंडरवर्ड से भी धमकियां मिलने लगी कि भाई ऐश्वर्या का पीछा छोड़ दे, इसे ये सब चीज़ें मत कर, वो सब चीज़ें मत कर। लेकिन एट द आके उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इन सब चीज़ों को पब्लिक करना चाहिए, लेकिन अब उस बात के लिए वो उस चीज़ को रिग्रेट करते हैं, एंड उन्होंने ये सब चीज़ जिस चीज़ के लिए करी थी, जिस बंदी के लिए करी थी, ऐश्वर्या राय के लिए करी थी, उन्होंने कभी ये कन्फ्रेंस नहीं करा कि भाई ये सब तो बचकाना मूव है। उन्होंने तो ये सब बोला। कभी आपको थैंक यू बोला या अप्रिशिएट हुआ ये जेस्चर? नहीं हुआ। ये भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या मतलब? बाद में उल्टा ये हो गया था कि भाई तुम बड़े इमेच्योर। ये नहीं करा कि भाई उनके फेवर में सब चीज़ें करी गई, उनको सपोर्टिव वे में करी गई। सो ये बात सुन के दुख भी लगता थोड़ा बहुत, लेकिन बाद लेके चले अब जाके विवेक ओबराय उन सब चीज़ों के लिए हेट भी करते हैं अपने आप को कि भाई मैंने क्या ही डिसीजन ले लिए थे। आई थिंक उनको बात करना चाहिए था, ऐसा उनको लगता है, ऐसा उन्होंने बोला कॉन्फ्रेंस में जाके कि भाई ये सब चीज़ें मैंने नहीं करनी चाहिए थी। बट एट द एंड आके ये लगता है कि भाई उनका करियर उस हिसाब से बूम होता, क्योंकि उनके अंदर उस टाइम में पोटेंशियल था। अगर वो उन सब चीज़ों को कंटिन्यू रखते, उन सब चीज़ों की लड़ाइयाँ नहीं होती, तो आई थिंक वो एक बड़े एक्टर होते, वो सुपरस्टार का टैग हासिल करके बैठे होते, वो सुपरस्टार का टैग हासिल करके बैठे होते आई थिंक। बट उन्होंने बहुत सारी गलतियां करती जिस वजह से उन्होंने वो सब चीज़ों को मुकाम हासिल नहीं कर पाए। बट एज अ पैसे वाइज, एज अ बिजनेसमैन वाइज वो बहुत ज़्यादा ऊपर गए। ऑलमोस्ट उनकी इनकम बहुत ज़्यादा बैठी हुई है, 1600 करोड़ के आसपास है, एंड ना वो अच्छी तरीके से कम बैक कर रहे हैं। तुम लोग को पता है भाई अगर जेब में पैसा हो तो भाई आधे ज़्यादा टेंशन हट जाती है, एंड वही उनके साथ भी हुई कि भाई हाँ अब वो स्पिरिट मूवी के साथ कम बैक कर रहे हैं, देखने को मिलता है भाई अच्छा कम बैक होगा, आई थिंक सो। लेकिन जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी उनकी तो बात करी नहीं हम लोग। ऐश्वर्या राय के साथ भाई इतनी ज़्यादा चीज़ें बैकएंड में चली कि भाई हर जगह उनका कंट्रोवर्सीज में नाम रहता है, क्योंकि सलमान खान को डेट कर रही थी भाई, तो कंट्रोवर्सीज के साथ में नाम रहेगा ही रहेगा। लेकिन सोचो भाई ये कंट्रोवर्सी हुई किस वजह से, ऐश्वर्या राय ने छोड़ा क्यों सलमान खान को? देखो सलमान खान का टॉक्सिक बिहेवियर शुरू से ही रहा है, तुम लोग ऑलरेडी पता है भाई। 90s के टाइम में, 20s के टाइम में उनका चर्चाजनक बातें हर समय रहती थी कि भाई एक बंदे उनके पास रहती है एंड दूसरी जगह वो मुंह मारने चले जाते हैं। दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग जो मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि भाई ये चीज़ें रहती हैं बैकएंड में, एंड सलमान खान को वो एरोगेंट से पता भी लगता है। उन्होंने बहुत बार ये कॉन्फ्रेंस भी करा है, लेकिन बहुत लोग को ये मानना है कि भाई उनके जो भी पर्सनल डिटेल्स है उनको ज़्यादा लीक क्यों करना, ये सब चीज़ें क्यों करनी। बट दैट्स नॉर्मल भाई, अगर तुम एक पब्लिक सेलिब्रिटी हो तो तुम लोग को अपनी इमेज को संभाल कर चलना पड़ेगा कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो रियल लाइफ में भी, कैमरा के आगे कैसे हो, कैमरा बंद होने के बाद कैसे हो, क्योंकि कैमरा बंद होने के बाद भी तुम लोग के बारे में लोग जानना चाहते हैं। सो वो चीज़ें तुम लोग को सोच समझ के आगे करनी पड़ेगी। लेकिन सलमान खान इस बात को बहुत ही कम समझते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि जब उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ ये सब चीज़ें करी थी, उनके साथ वो थी एंड वो किसी और के साथ डेट पे चले गए, किसी और के साथ पकड़े गए रंगे हाथों। सो चीज़ें हुई थी बहुत ज़्यादा बैकएंड में, एंड एक टाइम तक तो भाई शादी के कार्ड भी बढ़ चुके थे, चीज़ें हुई फिर दूसरी तरीके से, लेकिन कहीं से भी उनका टाका नहीं भिड़ा अच्छी तरीके से जिस तरीके से ऐश्वर्या राय के साथ भिड़ा था। क्योंकि ऐश्वर्या राय को उन्होंने एकदम पॉसेसिव वे में मारा पीटा भी था, कूटा भी था एक अवार्ड फंक्शन में जब वो गई थी। तो भाई ऐसे बंदे के साथ कौन ही रहना चाहेगा, एंड इस वजह से उन्होंने विवेक ओबराय को डेट करना चालू कर दिया था। दैट्स अ मेन रीजन ऑफ इट। बाकी ऐश्वर्या राय की बात लेके चले तो भाई ऐसा नहीं है उन्होंने कुछ बैकएंड में गड़बड़ी नहीं करी होंगी, चीज़ें तो उन्होंने गड़बड़ी करी होंगी, ऐसा मुझे लगता है भाई। दोनों तरफ से बैकएंड में गड़बड़ी लगती है, बट ज़्यादा जो हम लोग को सिनेरियो देखने को मिलता है कि जो हम लोग को न्यूज़ रिपोर्टर्स एंड स्क्रिप्ट थ्योरीज उसी का राउंड देखने को मिलता है कि भाई ये थ्योरी है, मे बी स्क्रीन के पीछे क्या होगा तुम लोग को नहीं पता होगा। जो भी लोगों ने थ्योरी बना दी हम लोगों ने माननी चालू कर दी, वी डोंट नो अबाउट इट। लेकिन एक चीज़ की थ्योरी तो मेरे पास पक्की पड़ी है कि भाई अरिजीत सिंह एंड सलमान खान के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई थी वो कितनी ज़्यादा तगड़ी थी, कितनी ज़्यादा भयंकर लेवल पे हुई थी कि भाई अरिजीत सिंह का करियर ऑलमोस्ट डाउन जाने वाला था। लेकिन वो कहता है ना, अगर तुम लोग लगे रहो, अगर तुम लोग अपनी मेहनत करते रहो, स्ट्रगलिंग फेज अपना गुजारते रहो, एक ना एक दिन तुम लोग को सक्सेस मिल जाएगी। अरिजीत सिंह उस बात का एकदम बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि अरिजीत सिंह को भी ऑलमोस्ट इंडस्ट्री से हटाने की कोशिश करी गई थी, बट बिकॉज उनके पास टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ, उनकी आवाज़ में वो जादू है कि भाई लोग इंप्रेस होंगे, उनके बॉलीवुड के सॉन्ग्स उनके बिना अधूरे लगते हैं। सो वो होंगी चीज़ें, उनको तुम रोक नहीं सकते हो। ये बात शुरुआत होती है जब एक अवार्ड फंक्शन चल रहा था, एंड उस अवार्ड फंक्शन के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी वाली, मैनिपुलेटिव वाली हो गई थी। जब अरिजीत सिंह अपना अवार्ड लेने गए थे, उनकी आंखों में नींद भरी हुई थी, तो भाई उन्होंने बोल दिया कि सुला दिया, ये सब चीज़ें हो गई। थोड़ा सा मैनिपुलेटिव वे में सलमान खान को बुरा लगता है, लेकिन सुला दिया यार तब से, और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारे गाने सुन के तो हम लोग को बुरा लगेगा, ऐसे कुछ कहने लगे हो सलमान खान। हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गाने बजते रहेंगे।
इसमें तो नींद ही आएगी यार। डेफिनेटली। तो सुना दो, हमको भी सिखाओ। एंड चीज़ें उस टाइम पे सॉल्व आउट हो गई थी। जब सलमान खान ने बेइज्जती कर दी उनका ईगो शांत हो गया था। लेकिन उस ईगो को बढ़ाया मिथुन ने, जो आशिकी 2 में म्यूजिक कंपोजर थे। उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ा दिया कि भाई हाँ, हमारे गाने सुलाते नहीं, हमारे गाने जगाते हैं। तुम्हियों ने लोगों को सुलाया नहीं है पर जगाया है। अरे सर, आपके सिंगर सोते सोते आए हैं सर। आई थिंक अरिजीत ने बहुत सब्र से गाया है एंड दैट पेशेंस वाज द नीड ऑफ द आवर इन टुडेस म्यूजिक इंडस्ट्री। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज फॉरगिव मी, क्षमा कीजिए, मैं आपके पैर छूटता हूँ सर। और सर जरा थोड़ा सा घूम के जरा आप दिखा देंगे कि आप रुक जाओ सर। मैं अरे ये अच्छा ही करने जाओ आप। चलो कोई बात नहीं। थैंक यू। भाई सलमान की ईगो बहुत ज़्यादा हिट हो गई। सलमान उस टाइम पे ऐसे थे ना कि किसी की भी बात को ज़्यादा सह नहीं सकते थे कि भाई कोई मेरे को कैसे बोल के चला गया, देख अब तेरा करियर कैसे खत्म करता हूँ। एंड उस बात के लिए अरिजीत सिंह को भुगतना पड़ा, क्योंकि अरिजीत सिंह ने भाई कुछ करा ही नहीं था उस टाइम पे, लेकिन भुगतना अरिजीत सिंह को ही पड़ा। एंड ऑलमोस्ट उसमें 10-15 साल का गैप लगा कि भाई दोबारा से कम करने में। अरिजीत सिंह ने बहुत जगह पर माफिया भी मांगे, लेकिन चीज़ें सॉल्व आउट नहीं होती भाई, बड़े लोगों के बीच में यही है। लेकिन एट दैट जाके चीज़ें सॉल्व आउट हुई। उनको सलमान खान की मूवी में गाना रिकमेंड हुआ, तुम लोग को पता है, लेके प्रभु का नाम, ये गाना अरिजीत सिंह ने गाया, लेकिन वो गाना उस हिसाब से हिट नहीं गया। चीज़ें थी बट ये कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें चलती रहती हैं। मैं मानता हूँ अरिजीत सिंह ने अपना बदला ले लिया, लेकिन बात लेके चले अश्विनी ग्रोवर जो अपने पर्सनैलिटी दिखाते हैं लोगों के सामने, भाई वो रियली में पर्सनैलिटी नहीं है उनकी। एक होता है फेक पर्सोना बंदा क्रिएट करके लेके चलता है, एंड वही पर्सोना दिखाई देता है अश्विनी ग्रोवर के फेस में कि भाई जब शार्क टैंक इंडिया में आता है ना भाई, फाड़ के रख देता है अच्छे अच्छे कि भाई ये सब दोगलापन है, ये सब चूतेपंती है, बोलते हैं भाई। एंड वो रियली फेस में जो रिकॉर्ड होता है वो सब चीज़ें बोलते हैं टीआरपी के लिए, फेम के लिए। तो किस्सा कुछ नहीं है, मतलब उसको हमने स्पॉन्सर रखा था तो 3 घंटे बैठा था उसके साथ। उसके मैनेजर ने बोल दिया कि फोटो नहीं खिंचवानी सर, थोड़ा बुरा मान जाते हैं। मैंने बोला नहीं खिंचवाऊंगा फोटो, बाढ़ में ना तू। मतलब ऐसे ही कौन सा हीरोपंती हो गई कि। लेकिन कहीं हद तक तुम अपनी बातों पर टिके नहीं रहते हो, वो एक मैनिपुलेटिव लगता है कि भाई सलमान खान को उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं कि भाई इनको हम लोगों ने डील साइन करी थी 4.5 करोड़ के अराउंड ऑफ, नहीं 7.5 करोड़ का अराउंड ऑफ। एंड उसके बाद हमने उनको कहा कि भाई कम कर दो प्राइस, तो 4.5 करोड़ का अराउंड ऑफ उन्होंने डील डन करी। ब्रांड एम्बेसडर बनाना था भारत पे का। छोटी कंपनी था, मेरे को ओवरनाइट ट्रस्ट जनरेट करना था। मेरे को ये लगा कि मैं सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लेता हूँ। अब सलमान की टीम को अप्रोच करा, ठीक है, वो बोल रहे जी 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे। मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो वो 4.5 में मान गया, राइट। तो एक टाइम पे तो उसका मैनेजर मेरे को बोलने लग गया सर आप भिंडी खरीदने आए हो क्या। तो उन्होंने सब चीज़ें करी थी एंड वो उल्टी सीधी चीज़ें बोलने लगे थे भाई कि ये चीज़ें इस तरीके से थी, वो चीज़ें उस तरीके से थी, तो हम लोगों ने साइन कर लिया, भिंडी के भाव थी। एंड सलमान खान के साथ फोटो नहीं खिंचवानी थी, नहीं खिंचवाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कहा था तो 3 घंटे बैठा था उसके साथ। उसके मैनेजर ने बोल दिया कि फोटो नहीं खिंचवानी सर, थोड़ा बुरा मान जाते हैं। मैंने बोला नहीं खिंचवाऊंगा। वो होता है ना एक बड़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के चीज़ों को बताना, लेकिन वही सब चीज़ें एकदम सामने रूबरू हुई ना सलमान खान और अश्विनी ग्रोवर के बीच में, जब बिग बॉस के अंदर बुलाया गया कि भाई हमारे बीच तो कभी बात ही नहीं हुई थी, भाई फटके हाथ में आ गए बंदे के। आपने कहा कि हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या? नहीं सर, दोगलापन नहीं है। दोगलापन ही हुआ ना, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन मेरी और आपकी मुलाकात भी नहीं हुई। एंड वो रियल पर्सोना दिखा कि भाई हाँ जी सर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, ये हुई चीज़ें। भाई ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। भाई जो दिखाता है कैमरे के सामने वो रियल में भी है तो ये नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों का भाई पर्सोना अलग होता है, बहुत लोगों का बिहेव करने का भी तरीका अलग होता है। अब तुम लोग बोलोगे भाई वो बिग स्टेज था तो वहाँ पर उस तरीके की चीज़ें नहीं बोल सकता था, लेकिन रियली में जब ऑफलाइन हो, जब 2-4 बंदों के बीच में पॉडकास्ट रिलीज करा जा रहा हो, तो ऐसी चीज़ें क्यों बोलनी? एंड बोलनी थी तो उस टाइम पे वो बोलनी थी, रियल होनी चाहिए थी। वो सब चीज़ें रियल थी ही नहीं, सब चीज़ें फेक बोल रखी थी बंदे ने। सो सुन के बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा कि भाई अश्विनी ग्रोवर जिनको हम लोग पसंद करते थे, शार्क टैंक इंडिया के, जिनकी फिलोसफी को हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, वो बंदा ऐसा निकला। बहुत ज़्यादा ट्रोलमेंट हुई उसके बाद। लेकिन भाई ये ट्रोल है, ये रुकता नहीं है। फिर एल्विश यादव पे आया गया कि भाई एल्विश यादव जो कंटेस्टेंट बने हुए थे, तुम लोग को पता है उसके पर्सोना कैसा है, उसका पर्सनैलिटी कैसी है, रोस्टिंग वाली है थोड़ी बहुत। एंड वो मिसबिहेव करता है, ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को मिसबिहेव करता है। एंड आई ओके विद इट कि भाई वो यूट्यूबर वाला पर्सोना उसने कैरी ऑन करके रखा। लेकिन बात लेकर चले जब उसने बहुत सारे लोगों को उल्टा शब्द बोलने चालू कर दिए, तो सलमान खान को चिड़िया गुस्सा चढ़ने के बाद क्या होना था भाई, सलमान खान अपनी पे आ जाते हैं। लेकिन भाई एल्विश भी अपना झुकने वाला नहीं था उस टाइम पे, मैं कहूँ एल्विश भी झुक नहीं रहा था उस टाइम पे। लेकिन जैसे ही मिलाया गया फ़ोन किसको, एल्विश की मम्मी को, एंड उन लोगों को पता है भाई इंडिया में हम लोग मम्मी से कितना ज़्यादा कनेक्ट हुए, भाई रोने लगा वो रियल लाइफ में। एंड उसकी वजह से टीआरपी तो बढ़ी, लेकिन
वो एक चीज़ थी ना कि भाई एल्विश आर्मी बहुत ज़्यादा बुरा मान गई। ऐसा समझो जो यूट्यूबर का भी फैन बेस है वो बुरा मान गया एंड सलमान खान को ट्रोल करने लगा। भाई सलमान खान को हर जगह से बॉयकॉट देखने को मिलने लगा। भाई साहब ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक थी कि भाई सलमान खान को हेट मिल रहा है एंड दोनों की भाई मैं ये नहीं कहूँ कि फ़ैन फॉलोइंग कम ज़्यादा है, मैं कहूँ दोनों के फ़ैन आपस में लड़ने लगे। इस लेवल तक तो पहुंच चुके थे भाई, यूट्यूबर का फेम बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका है, तुम लोगों को पता ऑलरेडी। जो चीज़ें बहुत हिसाब से बेकार गई थी लेकिन चीज़ें सही भी होनी चालू हो गई फिर ऑटोमेटिकली। देखो थोड़े दिन के लिए लोग गुस्सा रहते हैं, थोड़े दिन के लिए लोग नाराज़ रहते हैं, जब तक चीज़ें वो ट्रेंडिंग में रहती है एंड उसके बाद चीज़ें मैं कहूँ सॉर्ट आउट हो गई ऑटोमेटिकली। टाइम के साथ कुछ भी चीज़ें रिवील नहीं हुई कैमरा के सामने कि ये चीज़ें इस तरीके की थी उस तरीके की थी। तुम लोग को पता है एक बॉड आर्मी होती है ना तरीके की, वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है जब ट्रेंडिंग वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा लो होने लगती है। सो वही चीज़ इनके सिनेरियो में भी साबित हुआ एंड ऑटोमेटिकली ये जो 5 फाइट थी बहुत ज़्यादा भयंकर गई, बहुत ज़्यादा अच्छी भी गई, लेकिन टाइम के साथ सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, टाइम के साथ सब चीज़ें ऑल गुड हो गए। बट कुछ लोगों का करियर डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ लोगों का करियर बन गया, कुछ लोगों को जो दिखते हैं कैमरे के सामने वैसे नहीं रहे और कुछ लोग सांप का जहर भी बेचने लगे। देखो चीज़ें बहुत हिसाब से बेकार चलने लगी, चीज़ें बहुत हिसाब से सही चलने लगी। दैट्स डिपेंड ऑन योर सिनेरियो, कैसे तुम लोग उसको दिमाग में लेके चलते हो कि भाई हाँ सही वे था या बैड वे था। बाकी दैट्स ऑफ द थिंग जो मुझे लगता है। बाकी दैट्स ऑफ द वीडियो। जो तुम लोग को अच्छा लगा कमेंट्स करके बता देना, जो तुम लोग को बुरा लगा वो भी कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।